बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस म्यूचुअल इंडक्शन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, म्यूचुअल का मतलब होता है दो तरफ़ा और इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस होना। यानी इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से दूसरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाता है। यानी हम इस तरीके से भी कह सकते हैं भी एक कॉइल में फ्लक्स की तब्दीली की वजह से दूसरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होता है और उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है और उससे इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। तो हम सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है कि फिनोमेना इन विच द चेंजिंग ऑफ करंट इन वन कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द अदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और एक ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल हमने किसको नाम दिया है? उस कॉइल को जिसमें हमारे पास एक रियोस्टेट लगी हुई है, हमारे पास बैटरी लगी हुई है, स्विच है। तो इस कॉइल को हमने प्राइमरी कॉइल का नाम दिया हुआ है, यानी जिसको हमने करंट प्रोवाइड किया हुआ है एक बैटरी की मदद से। तो अगर हम देखें, ये वाली जो हमारी कॉइल है ये हमारी प्राइमरी कॉइल है। इसमें हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट बैटरी की मदद से प्रोवाइड कर रहे हैं और रियोस्टेट की मदद से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाकर या कम करके उस प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। और ये दूसरी तरफ जो है हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है, जिसमें सिर्फ जो है वो गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, जिसमें करंट जो है वो इंड्यूस होगा। इसको हमने सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया। तो हम देखते हैं भाई इसमें किस सेकेंडरी कॉइल में किस तरीके से जो है वो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। तो देखें, हमारे पास जो बैटरी लगी हुई है वो करंट प्रोवाइड करेगी रियोस्टेट की मदद से। अगर हम रियोस्टेट की मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं करते तो बैटरी जो करंट देगी वो इस कॉइल में से गुजरेगा और वो कांस्टेंट करंट होगा। अगर कांस्टेंट करंट होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो भी कांस्टेंट होगी। जो इस सेकेंडरी कॉइल में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद होगी वो भी कांस्टेंट होगी। तो सेकेंडरी कॉइल में कोई जो है इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगी, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ के पैदा होने के लिए शर्त यह है कि फ्लक्स का चेंज होना। तो जब प्राइमरी कॉइल में करंट ही चेंज नहीं हो रहा, करंट कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे हमें करंट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये रियोस्टेट जो हमारे पास यहाँ लगी हुई है, ये रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते जाएंगे तो इस प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्राइमरी कॉइल जो है करंट के ज़्यादा होने की वजह से, जहाँ इसमें अब 1 2 3 4 5 लाइनें मैग्नेटिक फील्ड की पैदा हो रही हैं, वहाँ लाइनों की तादाद बढ़ जाएगी। जब लाइनों की तादाद बढ़ेगी तो इस सेकेंडरी कॉइल में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी बढ़ेगी। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी कॉइल में से 3 लाइनें गुजर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ेगी, तो इस कॉइल सेकेंडरी कॉइल में से गुजरने वाली लाइनों की तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। तो जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती रहेगी। और कितनी इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, इसको हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था कि हम कितनी इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। इस फार्मूले से हम देख सकते हैं -NS डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई एस का मतलब है सेकेंडरी कॉइल में चेंज होने वाला फ्लक्स। NS से मुराद है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, और ES से मुराद है सेकेंडरी कॉइल में पैदा होने वाली इंड्यूस ईएमएफ। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करके हम सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, और फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। क्योंकि लूप क्लोज्ड फॉर्म में है इसलिए इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होगा। और अब हम इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो हमने देखा यह है कि सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स पैदा हो रहा है ना, उसको हमने नाम दिया है फाई एस का। और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये अगर आप देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 टर्न्स हैं। तो एक टर्न में जो फ्लक्स पैदा हो रहा है उसका हमने नाम रखा है फाई एस। तो जो 5 टर्न्स हैं वो फॉर एग्जांपल n टर्न्स हैं, तो टोटल जो फ्लक्स पैदा हो गया वो हो गया NS फाई एस। ये जो हमने लिखा हुआ है NS फाई एस, ये हमारे पास लिखा हुआ है। इतना फ्लक्स जो है चेंज हो रहा होगा, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
जो प्राइमरी कॉइल में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपने याद रखना है सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू के। अगर प्राइमरी में करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में से गुजरने वाली लाइनों की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के अगर बराबर लगाएं तो एम हमारे पास जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। यहाँ से हम एम की वैल्यू निकालें तो ये एन एस फाई एस ओवर आई पी आ गया। तो जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला होता है वो आपको पता है बराबर होता है माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। हम इस डेल को शुरू में ले आते हैं, ये डेल को शुरू में ले आए तो फार्मूला क्या बन गया, एन एस फाई एस ओवर डेल्टा टी, और ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई। अब आप देखें भी एन एस फाई एस की वैल्यू ये ऊपर हम लिख चुके हैं कि एन एस फाई एस किसके बराबर है, एन एस फाई एस जो है वो बराबर है एम आई पी के। तो ये हमने एम आई पी पुट कर दिया। एम तो कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया, डेल को अंदर ले गए। तो इंड्यूस ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में पैदा हो रही है उसका फार्मूला आ गया माइनस एम डेल आई पी ओवर डेल टी। तो ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है, ये फार्मूला हमें बता रहा है टाइम के लिहाज से आई पी प्राइमरी कॉइल में करंट की तब्दीली। तो टाइम के लिहाज से प्राइमरी कॉइल में करंट की तब्दीली किसके बराबर है, सेकेंडरी कॉइल में पैदा होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ के। तो आपने याद रखना है जो हमने शुरू में बात की थी म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ में कि एक कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से दूसरी कॉइल में जो है वो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगी, इसको हमने म्यूचुअल इंडक्शन कहा था। तो यही बात हमने यहाँ पे फार्मूले की शक्ल में निकाली है कि प्राइमरी कॉइल में करंट की तब्दीली की वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी सेकेंडरी कॉइल में। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में जो करंट में तब्दीली आ रही है वो टाइम के लिहाज से आ रही है। तो जितनी ज़्यादा टाइम के लिहाज से यानी जितनी तेज़ी से करंट में तब्दीली होगी उतनी ज़्यादा ही इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी। तो यहाँ से अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी ये जो कांस्टेंट है एम, इसकी वैल्यू निकालें, इसका फार्मूला निकालें तो देखिए क्या आ रहा है। यहाँ से एम की वैल्यू निकालें तो ये डेल आई पी ओवर डेल टी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो यहाँ से अगर हम देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस की तारीफ़, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की तारीफ़ क्या बनती है जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की तारीफ़ देखें। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फार्मूला उसमें देखें रेशो किस किस के दरमियान है, इंड्यूस ईएमएफ इन दी सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल में करंट में तब्दीली। तो इसी को हम डेफिनेशन बना देते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किसके दरमियान रेशो है, द रेशियो ऑफ द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी सेकेंडरी टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी प्राइमरी। ऊपर क्या है इंड्यूस ईएमएफ इन दी सेकेंडरी और नीचे क्या है प्राइमरी कॉइल में टाइम के लिहाज से करंट में तब्दीली। इन दोनों के दरमियान जो रेशो है उसको हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम दिया। और म्यूचुअल इंडक्टेंस एम जो है इसकी वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। यानी ये अगर आप देखें ना ये कॉइल जो इस तरीके से वाउंड की हुई है वो एक आयरन मटेरियल के ऊपर की हुई है, वो उस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है भी हमारे पास जो वाउंड की हुई है। तो नेचर ऑफ द कोर मटेरियल और ओरिएंटेशन ऑफ द जो कॉइल्स है उस पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ये आपने याद रखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसका यूनिट होता है हेनरी। तो हेनरी की डेफिनेशन क्या होती है और हेनरी किस चीज़ के बराबर होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। हेनरी जो है वो बराबर होता है वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर के। अगर आप इसकी डेफिनेशन करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड होना चाहिए इन दी प्राइमरी। यानी अगर प्राइमरी कॉइल में 1 सेकेंड में 1 एम्पेयर करंट में तब्दीली आए तो उसकी वजह से अगर सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो, यानी इसको आप देख सकते हैं इस फार्मूले को, ये जो आपका फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला, इस फार्मूले में देखें नीचे है डेल आई पी और डेल आई टी। यानी टाइम 1 सेकेंड होना चाहिए और करंट में तब्दीली 1 एम्पेयर होनी चाहिए। अगर 1 सेकेंड में 1 एम्पेयर करंट में तब्दीली की वजह से ऊपर क्या इंड्यूस ईएमएफ वो कितनी होनी चाहिए 1 वोल्ट।
तो अगर 1 सेकंड में 1 एम्पेयर करंट की तब्दीली की वजह से 1 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 हेनरी होगी। तो इसीलिए हमने इसके जो यूनिट लिखा है हेनरी का, वो लिखा है वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। तो ये अपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करने हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं भी। म्यूचुअल इंडक्शन की तारीफ़ करें और उसका फार्मूला लिखें, म्यूचुअल इंडक्टेंस की तारीफ़ करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला लिखें, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग अलग पूछे जा सकते हैं। हेनरी की तारीफ़ करें, हेनरी जो है वो किस के बराबर है, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के बराबर है। तो ये छोटे छोटे एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हवाले से तैयार करना है। ओके, अल्लाह।